दोस्तों, आज की कहानी का नाम है पूस की रात। हल्कू ने घर आकर अपनी पत्नी कमला से कहा, घर में जो रुपए रखे हैं उसे ले आओ, सहना आया है, उसे दे देता हूँ ताकि उससे पीछा छूटे। बरामदे में झाड़ू लगा रही कमला ने पटल कर गुस्से से हल्कू को देखा और बोली, 4 रुपए ही तो बचे हैं घर में, अब वो भी सहना को दे दोगे तो माघ पूस की कड़कड़ाती ठंड कैसे कटेगी। सहना से कह दो कि अभी पैसे नहीं हैं, फसल कटने पर दे देंगे। हल्कू एक घड़ी सोच में पड़ गया कि कमला की बात भी सही है, कंबल के बिना ठंड काटना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हल्कू उस अड़ियल सहना को जानता था, वो पैसे लिए जाएगा नहीं। हल्कू ने सोचा कि सर्दियों को सर्दियों में देख लेंगे, फिलहाल इस बला से तो पीछा छूटे। हल्कू अपनी पत्नी की ओर बढ़ा और उसके पास जाकर बैठते हुए धीरे से उसकी खुशामद करते हुए बोला, दे देना पैसे, कम से कम यह पीछा तो छूटेगा और कंबल के मैं तब तक कोई दूसरा उपाय सोच लूँगा। हल्कू की बात सुनकर कमला गुस्सा हो गई। हल्कू को गुस्से से घूरते हुए कमला ने कहा, तुम तो चुप ही रहो, बताओ जरा कौन सा उपाय है तुम्हारे पास। ऐसे ही कोई तुम्हें खैरात में कंबल तो देगा नहीं, न जाने कौन सा कर्ज है जो कभी चुकता ही नहीं। तुम न खेती करना छोड़ दो, क्या फ़ायदा खेती करने का जब फसल होते ही पूरी कमाई कर चुकाने में चली जाए। तुम्हें जो सही लगता है तुम करो, लेकिन मैं तो एक पैसा नहीं दूंगी। कमला को गुस्से से लाल होता देख हल्कू उदास हो गया और धीमे से बोला, तो क्या मैं उसकी गाली खाऊं। उसकी बात सुनकर कमला का मन पसीज गया और आवाज़ में थोड़ी नरमी लाते हुए वह बोली, ऐसे कैसे वह गाली दे देगा, क्या उसका राज चलता है यहाँ। कमला जानती थी कि हल्कू की बात में कड़वी सच्चाई है, इसीलिए वह उठी और चुपचाप कमरे से रुपए निकाल कर ले आई और हल्कू को थमाते हुए बोली, मैं फिर कह रही हूँ तुम यह खेती बाड़ी छोड़ दो, मजदूरी करोगे तो कम से कम कुछ किसी की सुननी तो नहीं पड़ेगी और 2 वक्त का खाना तो नसीब होगा। कमला की बात सुनकर हल्कू चुपचाप सिर झुकाए रुपए लेकर बाहर चला गया। हल्कू उन 3 रुपए की अहमियत जानता था जिसे उसने पाई पाई जोड़कर कंबल खरीदने के लिए जमा किए थे। सहना को रुपए थमाते हुए हल्कू के हाथ कांपने लगे, जैसे वह सोने से अपना दिल निकालकर सहना की हथेली में रख रहा हो। वक्त बीतता गया और पूस की वो कड़कड़ाती सर्द रातें भी आ गई। आसमान में जैसे चांद तारे की भी ठंड से ठुठुराते हुए लग रहे थे। हल्कू अपने खेत के किनारे बांस व पत्तों से बनाई झोपड़ी के नीचे पुरानी सी चादर ओढ़े कंपकपाते हुए बैठा था और साथ में उसका कुत्ता जबरा भी उसके साथ था, जो सर्दी के कारण बार बार कू कू की आवाज़ निकालते जा रहा था। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि दोनों की आंखें से नींद कोसों दूर थी। सर्दी से खुद को बचाने के लिए हल्कू ने अपनी गर्दन को घुटनों से सिटाते हुए अपने कुत्ते की ओर देखते हुए कहा, जब पता था कि यहाँ इतनी ठंड ज़्यादा है तो क्यों मेरे पीछे पीछे खेतों में आ गया। घर में होता तो कम से कम 4 दीवारी में इतनी ठंड तो न लगती। अब पड़े रहो ठंड में यहाँ। अब जबरा शांत हो गया था, शायद उसे पता चल गया था कि उसके मालिक को कू की आवाज़ से नींद नहीं आ रही है। इसके बाद हल्कू गर्दन को घुटनों पर सुटाए सोचने लगा, सब किस्मत की बात है, यहाँ ठिठुराते हुए रात काट रहे हैं और वो पैसे वाले बिना कुछ किए ही मज़ा लूट रहे हैं। इसके बाद हल्कू ने चिलम भरी और ठुठुराते हुए उसे पीने लगा। हल्कू ने अपने कुत्ते जबरे की ओर देखा तो कहने लगा, आज यह रात किसी तरह कट ले, कल मैं तेरे लिए यहाँ पुआल बिछा दूंगा, तब ज़्यादा ठंड न लगेगी। हल्कू वहीं ज़मीन पर लेट गया और सोचा कि कुछ देर के लिए आंख मूंद कर सो लूँ, लेकिन जैसे उसने आंखें बंद की, ठंड की चुभन जैसे पूरे शरीर में सुइयाँ चुभोने लगी। कुछ देर करवट बदलने के बाद हल्कू पूस की रात को कोसते हुए उठकर बैठ गया। जब सब कुछ करने के बाद भी ठंड जाने का नाम नहीं ले रही थी तो हल्कू ने पास बैठे अपने कुत्ते को उठाया और उसे गोद में लेकर लेट गया। ठंड से बचने के लिए जबरे के शरीर से आ रही दुर्गंध को भी हल्कू ने नज़रअंदाज कर दिया। जबरे को भी गर्मगराहट मिल रही थी और उसने भी अपनी आंखें मूंद ली थी और सोने की कोशिश कर रहा था कि तभी जबरे को कोई आहट सुनाई दी और वो एकदम सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया। जबरा अचानक झोपड़ी से बाहर निकला और इधर उधर दौड़ते हुए जोर जोर से भौंकने लगा। कुछ देर यहाँ वहाँ भौंकने के बाद जबरा दोबारा हल्कू से सटकर बैठ गया। ऐसे ही रात का 1 और घंटा बीत गया और ठंड कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हल्कू उठकर बैठ गया। वे दोनों हाथों से टांगों को कसकर पकड़ते हुए घुटनों पर सिर टिकाए बैठे ठंड में। हल्कू को लगा कि जैसे उसका खून जम गया हो और वह बेबसी से बस सुबह होने का इंतजार करने लगा। हल्कू के खेत के सामने ही आम का एक बड़ा सा बाग था, जिसे देखकर वह सोचने लगा कि पतझड़ शुरू हो चुकी है और जरूर इन पेड़ों से पत्तियां झड़ी होंगी, तो क्यों न इसे सूखे पत्ते
लाकर देर तक आग सेक लूं। हल्कू ने सोचा कि वह पत्तियां उठाने तो चला जाए, पर कहीं रात के अंधेरे में उस पर कोई जानवर हमला न कर दे और उसे ऐसे देखकर कोई भूत न समझ ले। कुछ देर यूं ही सोचने के बाद हल्कू एकदम से उठा और एक सूखे पौधे को उखाड़ कर उसे मसाल की तरह जलाकर पेड़ की ओर चल दिया। अपने मालिक को जाता देख जबरा भी झट से उठ गया और धूम हिलाते हुए हल्कू के पीछे हो लिया। पेड़ों के पास पहुंचकर हल्कू ने उन विशाल पेड़ों को देखा जो अंधेरे में और डरावने लग रहे थे। अपने मन के डर को दबाते हुए हल्कू नीचे झुका और पेड़ों के आसपास बड़ी पत्तियों को बटोरने लगा। सूखे पत्तों को समेटने की वो आवाज़ और ठंडी हवा के झोंके से आ रही पेड़ों की सरसराहट हल्कू को डरा रही थी। ठंड में नंगे पांवों पर कंकड़ तो मानो तीर की तरह चुभ रहे थे। उन सब से ध्यान भटकाने के लिए हल्कू ने जबरे से बातें करना शुरू कर दिया और कहने लगा, लग रही है ना तुझे भी बहुत ठंड, बस थोड़ी सी पत्तियां और इकट्ठी कर लेते हैं, फिर दोनों खूब आग सेकेंगे। हल्कू जितनी पत्तियां समेट सकता था समेट ली और झोपड़ी की ओर चल पड़ा। झोपड़ी के बाहर पहुंचकर हल्कू ने पत्तियों में आग लगाई। देखते ही देखते आग धगने लगी और उसकी लपटें पेड़ों को छूने लगी। हल्कू और जबरा वहीं आग के पास बैठ गए। हल्कू आग में कभी अपने हाथ सेकता तो कभी पाँव तो कभी आग की ओर पीट कर बैठ जाता था। जबरा भी आग के पास पसट कर लेट गया और उन लपटों को देखने लगा। हल्कू जबरे की ओर देखकर कहने लगा, कहा था ना मेरे आग जलाते ही ठंड नहीं लगेगी, अब सेक ली जी भरकर आग। कुछ समय बाद वो आग की लपटें जैसे कहीं गुम हो गई और पत्तियों का ढेर सिमट कर राख में बदल गया। अब तो बस कोई हवा का झोंका आता तो बची कुची चिंगारी कहीं बीच में लाल लाल अनार के दानों की सी दिखाई देती। हल्कू राख की थोड़ी सी गर्मराहट में वही चादर ओढ़े दुबक कर बैठ गया था। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी ठंड उसे और जकड़ने लगी थी। कुछ देर बाद हल्कू वहीं राख के ढेर में पास लेट गया। हल्कू को नींद आने ही वाली थी कि जबरा फिर से अचानक उठ गया और खेत की ओर जोर जोर से भौंकने लगा। हल्कू के कानों में भी कुछ आवाज़ें आ रही थी, जैसे जानवरों का बड़ा झुंड खेतों में घुस आया हो और उसकी फसल चर रहा हो। जानवरों की हलचल की पूरी आवाज़ें हल्कू के कानों में पड़ रही थी। हल्कू आंखें मूंदे सोचने लगा कि जबरे के होते हुए आखिर कोई जानवर खेतों में कैसे घुस सकता है। जरूर मुझे कोई धोखा हो रहा होगा। हल्कू ने आंखें खोले बिना ही जबरे को आवाज़ लगाई, लेकिन जबरा खेतों की ओर मुंह किए जोर जोर से भौंकता रहा और उसके पास नहीं आया। कुछ देर बाद खेत में चरने की आहटें तेज हो गई और अब हल्कू को पूरा यकीन हो गया कि खेत में जरूर जानवर घुस आए हैं। अपने आलस को झकझोरते हुए हल्कू आधे मन से उठकर बैठ गया। इस कंपकंपाती ठंड में उठकर खेत में जाना और फिर जानवरों को भगाना उसे बेहद मुश्किल सा लग रहा था। हल्कू वहीं बैठे बैठे जबरे को आवाज़ देने लगा। हल्कू की आवाज़ सुनकर जबरा और भी जोरों से भौंकने लगा। खेतों में नील गाय का झुंड घुस गया था जो पूरी तैयार फसल को झरने के साथ ही उसे तहस नहस किए जा रहा था। जबरा अपना गला फाड़ फाड़ कर भौंके जा रहा था, जैसे उन्हें वहां से चले जाने को कह रहा हो। इस बार हल्कू ने पक्का इरादा करते हुए खुद को समझाया और चादर को शरीर पर लपेटते हुए खेत की ओर जाने के लिए कदम बढ़ाने लगा। हल्कू कुछ ही कदम चला था कि अचानक तेज हवा के झोंके ने उसके कदम रोक लिए। हल्कू को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने सैकड़ों सुइयां उसके शरीर में चुभो दी हो और उसका पूरा शरीर अकड़ गया हो। हल्कू दौड़ता हुआ राख के ढेर के पास लौट गया और पास पड़ी लकड़ी से उसे कुरेदने लगा ताकि उसके शरीर को कुछ तो गर्माहट मिले। जबरा खेती के पास भौंकता रहा और हल्कू उस राख के ढेर के पास सिकुड़ कर बैठा रहा, जैसे उसे किसी ने जकड़ रखा हो। नीलगाय के झुंड ने देखते देखते पूरे खेत को तहस नहस कर दिया। हल्कू उसी राख के ढेर के पास चादर ताने सो गया और जानवरों के जाने के बाद जबरा भी हाँफते हुए हल्कू के पास आकर बैठ गया। सुबह जब हल्कू की आंख खुली तो दिन चढ़ गया आया था और धूप निकल गई थी। सामने बैठी कमला उसे गुस्से से घूरते हुए जोर जोर से कह रही थी, दिन भर सोए रहोगे क्या, उठकर देखो तो सही, जानवरों ने पूरी फसल का क्या हाल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, तुम्हारे रात में खेत में होने का क्या फ़ायदा। अगर चादर तान कर सोना ही था तो घर पर ही पड़े रहते। कमला को चुप होते ना देख हल्कू धीरे उठा और उससे पूछा, क्या तुम खेत से होकर आ रही हो, क्या सच में हमारी पूरी फसल तबाह हो गई है। कमला ने गुस्से से जवाब देते हुए कहा कि हाँ, सब कुछ खत्म हो चुका है, अब तबाह हो चुके हैं। हल्कू जानता था कि कमला ऐसे चुप न होगी तो उसे बहाना बनाते हुए कहा, तुझे तो बस खेत की पड़ी है, मैं यहाँ रात में मरने से बाल बाल बचा। रात को मेरे सीने में इतना तेज दर्द उठा कि मैं हिल भी नहीं पाया। यह तो मैं भी नहीं जानता कि दर्द के साथ मैंने कड़कड़ाती ठंड के बीच रात कैसे काटी है। हल्कू की बात सुनकर कमला कुछ न बोली। फिर दोनों खेत के पास आ गए और बुरी तरह रोंदे हुए खेत को देखने लगे। खेत की दुर्दशा देखकर कमला के चेहरे पर उदासी छा गई और वह मन ही मन सोचने लगी कि अब गुजारा कैसे होगा। पर हल्कू के चेहरे पर एक अलग शांति थी। कमला ने चिता
चिंता जताते हुए हल्कू से कहा, लगता है अब मजदूरी करके ही दिन काटने पड़ेंगे। हल्कू ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बिखारते हुए कहा, चलो कम से कम अब इन सर्द रातों में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। कहानी से सीख। दोस्तों, जो हमें इस कहानी से सीख मिलती है वो यह है कि मजबूरी में इंसान को कई बार न चाहते हुए भी कठिन फैसले लेने पड़ते हैं जो हमारे भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। विपदा कभी भी आ सकती है, इसलिए हमेशा चौकस रहना जरूरी है। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।